हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आज के इस सेशन में हम बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस जो आती हैं वो अलग अलग हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी 2 हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला जो है वो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड E और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। अगर मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों में यहाँ पर है बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब ये हो गया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो इनका यहाँ पर जो है चेंजेबिलिटी या इनका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, वे कंटिन्यूस होते हैं या डिसकंटिन्यूस होते हैं, और डिसकंटिन्यूटी अगर आती है तो कितनी आती है, ये हम चीज़ देखेंगे इसमें। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि देखिए जो मीडियम्स हैं, जैसे फर्स्ट मीडियम यहाँ पर है, सेकेंड मीडियम यहाँ पर है, तो ये जो मीडियम है हो सकता है पहला केस में ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स हो, ठीक है ना, यानी कि ये मीडियम भी डाइलेक्ट्रिक और सेकंड वाला मीडियम भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। एक केस में क्या हो कि एक केस में डाइलेक्ट्रिक हो, सेकंड केस में कंडक्टर हो, तो भी डिस्टिंग्विश हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों जो है कंडक्टर्स हुआ तो इनडिस्टिंग्विशेबल है, यानी कि हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाने लग रही है वो फर्स्ट मीडियम में कि सेकंड मीडियम में है। ठीक है, अगर दोनों कंडक्टर हुए तो उस केस में इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी है, उस केस में हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर हम जो है अगर डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर अगर आप लेते हैं तो उस केस में जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यहां पर E1t की वैल्यू जो है वो हम कितनी कर देंगे, 0 कर देंगे। साथ ही साथ मान लीजिए हमारे पास जो फर्स्ट मीडियम वो कंडक्टर है तो उस केस में E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम नंबर 1। आगे चल के इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसको स्टडी करते हैं। तो यहां पर पहले कुछ मैं आपको बातें बताता हूं कि कौन कौन से हम इक्वेशंस जो है उनका यूज करेंगे E, D, B और H जो है इनकी बाउंड्री कंडीशंस डिराइव करते समय। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि डेल क्रॉस E जो है वो 0 होता है, यानी कि इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम यूज करेंगे यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी कि डेल डॉट D दिस इज इक्वल टू फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है डेल डॉट B दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज सोलिनॉइडल इन नेचर। और फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ही हो गया, लेकिन B इज इक्वल टू म्यू नॉट H होता है, तो B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट दिस इज इक्वल टू H। तो एक ऐसा रिलेशन देखिए जिसमें म्यू नॉट भी आता हो और मैग्नेटिक फील्ड B भी, तो ये रिलेशन है डेल क्रॉस B दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट और करंट इंटेंसिटी J। ठीक है, तो इन 4 रिलेशंस का यूज करते हुए हम जो है यहां पर 4 बाउंड्री कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे, और 2 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और 2 मैग्नेटोस्टैटिक्स की बाउंड्री कंडीशंस होंगी। अब जहां पर भी देखो डॉट लग रहा है यानी डाइवर्जेंस लग रहा है, उसमें हम डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे ताकि हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लेकर के आएंगे फ्रॉम द डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में जब इंटीग्रल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हुए। तो इन दोनों में आप डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कीजिए, और इन दोनों में जिसमें कर्ल आने लग रहा है इसमें आप यूज कीजिए स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, सो यहां पर मान लीजिए स्टोक्स थ्योरम में यूज कर रहा हूं, तो स्टोक्स थ्योरम में यहां पर कितना हो जाएगा, डेल क्रॉस सम वेक्टर फील्ड A डॉट यहां पर हो जाएगा ds। ठीक है, तो यहां पर सरफेस इंटीग्रल है S, दिस इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो A डॉट dl इसके बराबर हो जाएगा। तो सेम यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा, E डॉट dl, ठीक है, ओवर एनी क्लोज्ड पाथ, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये इंटीग्रल फॉर्म है। यहां से आपको बाउंड्री कंडीशन किसकी मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मिलेगी। अब यहां पर अगर आप स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे तो यहां से आ जाएगा B डॉट dl, ठीक है ना, B डॉट dl ओवर क्लोज्ड पाथ, सपोज कीजिए वो C है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर है म्यू नॉट J, ठीक है, तो डेल क्रॉस B हो गया, और डॉट ds यानी कि एरिया यहां पर लिख देंगे हम, तो यहां आ जाएगा म्यू नॉट, और करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा एरिया A, तो ये कैंसिल हो गया, म्यू नॉट I। सो दिस इज फेमस लॉ विच इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, B डॉट dl दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो इसका यूज करके हमें जो है यहां पर बाउंड्री कंडीशन किसकी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की मिलेगी। अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम देखें तो डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट A dv दिस इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल A डॉट ds। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा, यहां हम लिख सकते हैं इसको डबल इंटीग्रल A डॉट n कैप ds। तो सेम यहां पर ये हो जाएगा D डॉट n कैप ds। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी रो f
ठीक है, डेल डॉट डी ये रो एफ हो गया और इनटू में वॉल्यूम वी हो गया। तो रो एफ जो है वो इसकी वैल्यू कितनी है, चार्ज क्यू एफ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी, और मल्टीप्लाई में कितना है वॉल्यूम वी, तो ये कैंसिल हो गया। तो डी डॉट एन कैप डी एस दिस इक्वल टू क्यू एफ। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ इन द डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अगर हम डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो देखेंगे तो इसकी वैल्यू तो जीरो आ रही है, इसका मतलब सरफेस इंटीग्रल बी डॉट एन कैप डी एस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो ये चारों इक्वेशंस मैं एक जगह लिख देता हूं, फिर इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें जो है किस तरीके से बाउंड्री कंडीशंस को फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले वो जो 4 इक्वेशंस हमारे पास आई हैं उनको मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहली इक्वेशन थी बी डॉट एन कैप डी एस दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहां पे 0। ठीक है, फिर इसके बाद ई डॉट डी एल इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, ओवर क्लोज्ड पाथ। ठीक है, फिर डबल इंटीग्रल यहां पर हो जाएगा डी डॉट एन कैप डी एस, इसकी वैल्यू आ रही है फ्री चार्ज। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल और इसकी वैल्यू है म्यू नॉट आई। ठीक है, अब इन चारों इक्वेशन से हम बाउंड्री कंडीशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहां पर जो क्लोज्ड पाथ हम मानने लग रहे हैं ना लाइन इंटीग्रल के अंदर, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। इनके अंदर हमें क्लोज्ड पाथ जो है वो रेक्टेंगुलर लूप आप माने। ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, सच दैट जो उसकी हाइट होगी या उसकी जो ब्रेड्थ है वो इनफाइनिटली वेरी स्मॉल है, दैट मीन्स डेल एच की वैल्यू इट टेंड्स टू 0। फिर इसके बाद देखो सरफेस इंटीग्रल जो आने लग रहा है, इन केसेस में जो आप मानेंगे यहां पर ये सरफेस आप मानेंगे गॉसियन पिल बॉक्स। ठीक है ना, गॉसियन पिल बॉक्स। सेम यहां पर भी जो हाइट है, ठीक है, डेल एच इस पिल बॉक्स की इट टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर ये चारों की चारों चीजें आप करके फिर उसके बाद जो है आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैं आपको करवा के दिखाता हूं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी बाउंड्री कंडीशंस मैं ऐसे ड्राइव करवाता हूं, ये दोनों आप खुद से ड्राइव करिएगा। ठीक है, बाकी मैं इसको बता भी देता हूं कैसे करेंगे। देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सबसे पहले 2 मीडियम्स मान लीजिए, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E2 है। अब इस तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है और इस तरीके से यहां से पास हो जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास वेक्टर है वो E1 है और इसमें है E2। सपोज करके चलते हैं, ठीक है, यहां पर E1 और इसका E2। अब नेक्स्ट यहां पर इनको हम ब्रेक कर देते हैं टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स में। यहां पर हो जाएगा E1T, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट अलोंग दैट इंटरफेस, और यहां पर हो जाएगा E1N, ठीक है, ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1। यहां पर भी सेम E2T, यहां पर हो जाएगा E2N। ठीक है, ये टेंजेंशियल और ये नॉर्मल कंपोनेंट। अब नेक्स्ट हम जो है यहां पर एक क्लोज्ड पाथ मान के चलते हैं, क्लोज्ड लूप मान के चलते हैं। तो ये हमने एक रेक्टेंगल माना, ठीक है, जिसका नाम दे दिया मैंने A B C और D, सच दैट इसकी जो हाइट है वो बहुत ही स्मॉल है, यानी कि डेल H जो है इट टेंड्स टू 0, और इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं हम डेल L है। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस केस में जो इक्वेशन थे हमारे पास वो क्या था, E डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा A टू B, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं हम, तो A टू B E डॉट डी एल, ठीक है, प्लस में फिर B टू C, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी इन्फिनिटली स्मॉल क्वांटिटी। फिर इसके बाद C टू D, यहां से हो जाएगा C टू D और E डॉट डी एल, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये केस में भी कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। ठीक है, वैसे ही आप करके देखेंगे तो देखो डॉट हटाएंगे तो कोस आ जाएगा और कोस 90 डिग्री बनेगा इस केस, और कोस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर वो भी हम नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं A टू B। तो A से B तक जब आप जाएंगे तो हमारे पास जो कंपोनेंट है मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कौन सा है, E1T है, तो यहां पर हो जाएगा E1T। लेंथ कितनी है, लेंथ डेल L है, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। तो यहां पर E1T जो है वो इस तरीके से अलोंग एक्स एक्सिस है, और डेल L जो है वो भी किस डायरेक्शन में है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है। तो एंगल कितना बन गया, दोनों के बीच में 0 डिग्री, पैरेलल है, तो कितना हो गया, कोस 0 डिग्री। प्लस में फिर इसके बाद C2D, तो C2D जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना है, E2T, ठीक है। फिर इसके बाद लेंथ कितना है, डेल L है, और एंगल कितना बन रहा है, देखो E2T इस डायरेक्शन में है और डेल L इस डायरेक्शन में है, तो कोस 180 डिग्री हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो यहां से आ जाएगा E1T माइनस E2T, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट मीन्स E1T दिस इज इक्वल टू E2T। यानी कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंटिन्यूस नेचर का होता है, ठीक है, सेम होता है, इसमें भी मीडियम 1 में भी और मीडियम नंबर 2 में भी। नेक्स्ट जो है इसमें हम जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बाउंड्री कंडीशन है उसको डिराइव करते हैं एज्यूमिंग ए गॉसियन पिल बॉक्स। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका फॉर्मूला होता है अपसाइलेंट E वेक्टर, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पर पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो 0 है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। तो सेम केस जैसा हमने पहले लेकर के चले थे वही केस यहाँ पर लेंगे। तो ये हो जाएगा D1 और ये हो जाएगा D2। तो कंपोनेंट्स में इसको तोड़ लेते हैं, तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, D1T और यहाँ से हो जाएगा D1N। और अब गॉसियन पिल बॉक्स आपने मानना है, तो इस तरीके से गॉसियन पिल बॉक्स हमने माना। ठीक है, या सिलेंडर भी अज्यूम कर सकते हैं सेम। और यहाँ पर इसकी जो हाइट है डेल H इट टेंड्स टू 0। तो ये सरफेस जो है S1 इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, S2 सरफेस और S3 सरफेस आप कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन में यूज करूंगा वो क्या है, D.n कैप ds एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर है QF। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में सरफेसेस हैं वो कौन से हैं, S2 और S3 हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा S2 प्लस में S3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू QF। देखो S2 सरफेस की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S2 सरफेस में यूनिट नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो S2 सरफेस में इस डायरेक्शन में यानी n कैप डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, D2n। ठीक है, इन मीडियम नंबर 2, तो यहाँ से हो जाएगा D2n। ठीक है, फिर इसके बाद में है n कैप, तो इस डायरेक्शन में है, एंगल कितना बना रहा है, कोसाइन ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ds यानी सरफेस, सपोज कीजिए सरफेस एरिया जो है इसका S2 का वो S है, तो सेम S3 का भी मान लीजिए S है, तो यहाँ पर हो जाएगा S। फिर प्लस में नेक्स्ट है यहाँ पर S3 सरफेस के लिए, तो हो जाएगा D1n। ठीक है, D1n और कोस यहाँ पर कितना हो जाएगा, D1n इस डायरेक्शन में, n कैप इस डायरेक्शन में 180 डिग्री। ठीक है, और इसका जो सरफेस एरिया वो कितना है, कैपिटल S है, दिस इज इक्वल टू QF। तो यहाँ से आ जाएगा D2n माइनस D1n। ठीक है, मल्टीप्लाई में S हो गया, दिस इज इक्वल टू QF। तो इस S को जब नीचे लेकर के आएंगे तो फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा F। ठीक है, सिग्मा F हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा D2n माइनस में D1n, दिस इज इक्वल टू सिग्मा F। दिस इज द सेकंड बाउंड्री कंडीशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या थी, E1t इज इक्वल टू E2t। लगभग क्वेश्चंस जो है वो यहीं से ही आते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटोस्टैटिक्स वाले केस में भी आपने इसी तरीके से डिराइव करना है। अब उस केस में क्या था कि जो आपका जो लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E.dl इसकी वैल्यू कितनी आने लग रही थी, 0 थी, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि B.dl की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I है। ठीक है, B.dl की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I है। तो इस केस में जो है आपका यहां पर आ जाएगा B.dl वाले केस में ये वाली जो है ये बाउंड्री कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई होगी, लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट के साथ नहीं, टेंजेंशियल कंपोनेंट के साथ। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा B2t माइनस में B1t और बराबर में सिग्मा F आ रहा था, यहां पर कितना हो जाएगा म्यू नॉट I और पर यूनिट ये जो लेंथ है वो आ जाएगा L, और करंट पर यूनिट लेंथ भी करंट डेंसिटी होती है, तो यहां से आ जाएगा म्यू नॉट और J। अब इस म्यू नॉट के नीचे लेकर के आते कितना आ जाएगा, यहां से B2t डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस में B1t डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू J। तो यहां से आ जाएगा B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, तो H2t माइनस में H1t, दिस इज इक्वल टू J। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन यहां से बाउंड्री कंडीशन आ जाती है। अब नेक्स्ट जो है इक्वेशन है B.ds, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब नॉर्मल कंपोनेंट आने वाला है इसमें, और नॉर्मल कंपोनेंट क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, जैसे E.dl में 0 में दोनों कंपोनेंट जो कंटिन्यूस होने लग रहे थे इसमें भी कंटिन्यूस हो जाएंगे, यानी कि B1n की वैल्यू B2n के बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास फोर्थ बाउंड्री कंडीशन आ गई। आप ड्राइव भी कर सकते हैं सेम वैसे ही गॉसियन पिल बॉक्स और रेक्टेंगुलर लूप ABCD मान करके, सेम यही आपके पास है, 4 बाउंड्री कंडीशन सामने आएंगी। ठीक है, तो इनमें से ये जो 2 हैं ये इंपॉर्टेंट है बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, अब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, देखिए सबसे पहले जो एक क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है बहुत बार ये आता है इस तरीके से, आपको एक इंटरफेस गिवन होता है। ठीक है, कुछ एंगल बना रहा होता है इंटरफेस के साथ में, कई बार इंटरफेस के साथ ना बना के दूसरे वाले जो है प्लेन के साथ बना रहा होता है एंगल। ठीक है, हो सकता है θ1 ये हो और θ2 जो है वो ये हो। ठीक है, और इंटरफेस आपका ये वाला हो AB। कई बार इंटरफेस जो है वो CD भी हो सकता है और एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा होता है। ठीक है, कई केसेस में आप देखेंगे ये θ1 होगा और ये वाला θ2 होगा, इस तरीके से यहाँ पर होगा E1 और यहाँ हो जाएगा E2 और यहाँ पर एप्सिलॉन 1 और यहाँ एप्सिलॉन 2। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर जो है जो इक्वेशंस आपने ड्राइव की हैं वो कौन कौन सी हैं, बाउंड्री कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E1t इज इक्वल टू E2t और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाली D2n माइनस में D1n, दिस इज इक्वल टू सिग्मा F। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन E, तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन 2 E2n माइनस एप्सिलॉन 1 E1n, दिस इज इक्वल टू सिग्मा F। ठीक है, अब मान लीजिए जो फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम मान लीजिए जो कंडक्टर है, मतलब मैं आपको केस करवा रहा हूं डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर मीडियम।
ठीक है, ये केस हो तो फर्स्ट वाला जो है मीडियम वो कंडक्टर है, सेकंड वाला मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 0 और E1t इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंशियल जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंडक्टर के केस में कितना होता है, 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट होता है। तभी तो आप देखते हैं कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट करता है। ठीक है, तो यहां से अगर E1t की वैल्यू 0 होगी तो E2t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस है। तो E2t इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यहां से अगर हम देखें तो देखो E1 जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 0 है, तो यहां से हो जाएगा एप्सिलॉन 2 E2n और इसकी वैल्यू सिग्मा f, ये हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, सो यहां पर जो नॉर्मल कंपोनेंट है यही एग्जिस्ट करने लग रहा है, इसकी वैल्यू आने लग रही है सिग्मा f डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2, लेकिन यहां पर टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है, 0 होने लग रहा है। ठीक है, इसलिए नॉर्मल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा कंडक्टर केस में, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो है लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक है तो फिर दोनों जो है कंसिडर करेंगे आप। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चंस में, यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस जो है वो किस किस में आया हुआ है, देखो गेट जो है, गेट ने टिफर में आया हुआ है, टिफर 2016 में, नेट 2016 में, फिर इसके बाद है जैम 2016 में, इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टाइप के। ठीक है, तो किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, तो इसके एक ट्रिक जो है वो मैंने बना रखी है, आप उसको याद रखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल जो पाथ जा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाथ मतलब दिस इज इंटरफेस, मतलब ये इंटरफेस बन रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब कि ए बी जो है वो इंटरफेस है उस कंडीशन में। तो अगर ये इंटरफेस बनता है तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, ये सीधा रास्ता जो है वो किधर की तरफ जाएगा, कोर्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये किधर की तरफ जा रहा है, सीधा कोर्ट की तरफ, यानी कि कोर्ट की तरफ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला जो पाथ है वो सीधा कहां जा रहा है, कोर्ट की तरफ। इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं, मैं इसका प्रूफ भी करवा दूंगा आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले इस ट्रिक को समझते हैं कि इस ट्रिक से कैसे हमने काम करना है। देखिए इस ट्रिक से हमने कैसे काम करना है, मान लीजिए हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये हमारे पास जो है ए बी, दिस इज द इंटरफेस, ये हमारे पास क्या है, इंटरफेस। ऐसी कंडीशन में करना है जब इंटरफेस ये हो। अब यहां पर जो है अगर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ही बन रहा हो, θ1 और θ2, तो ये सीधा रास्ता कोर्ट की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, तो एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2, तो कोर्ट यहां पर लिखा जाएगा। और सीधा का मतलब ये हो गया कि एप्सिलॉन 1 है तो यहां पर कितना आएगा, एप्सिलॉन θ1 आ जाएगा, और एप्सिलॉन 2 है तो यहां पर कितना आ जाएगा, θ2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। अगर मान लीजिए ये एंगल्स जो हैं वो यहां पर बन रहे होते, ये θ1 और यहां पर ये θ2। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, इंटरफेस क्योंकि अभी भी ए बी है तो कोट ही आएगा इस केस में भी, लेकिन एंगल्स जो है वो चेंज कर दिए, हॉरिजॉन्टल की तरफ नहीं है, इसलिए यहां पर एंगल जो है वो उल्टे हो जाएंगे, सीधा रास्ता नहीं जाएगा अभी। ठीक है, तो θ1 जो है वो θ2 हो जाएगा और θ2 जो है वो θ1 हो जाएगा, लेकिन आएगा कोट ही। ठीक है, अब इसको इंटरफेस हम नहीं मानते, मान लीजिए अब इंटरफेस जो हम किसको मानते हैं, CD को इंटरफेस मानते हैं। ठीक है, CD को मैंने क्या मान लिया, इंटरफेस मान लिया। ठीक है, दिस इज द इंटरफेस। अब अगर इसको आप इंटरफेस मानते हैं और एंगल्स जो हैं वो यहां पर हॉरिजॉन्टली मान के चलते हैं आप, θ1 और θ2। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि इंटरफेस अब ये हो गया तो tan आएगा, लेकिन कैसा आएगा, सीधा। सीधा का मतलब ये हो गया कि यहां पर एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी tan θ1 डिवाइडेड बाय tan θ2। और अगर आप जो है यहां पर एंगल्स इनको मानेंगे θ1 और θ2, तो यहां से हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको, एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2, तो यहां से आएगा तो tan ही। ठीक है ना, tan ही आएगा, क्योंकि जो कोट आता है वो सिर्फ और सिर्फ सीधे रास्ते इसमें आता है। ठीक है, तो tan डिवाइडेड बाय tan, लेकिन उल्टा आ जाएगा तो θ2 और यहां पर आ जाएगा θ1। ये दोनों ही क्वेश्चन जो आए हुए हैं किसमें, टिफर में, टिफर 2016 में और नेट 2016 में, और जो AB वाला था वो जैम में आया हुआ है, जैम 2016 में। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन के साथ डील करना। अब मैं आपको जो है प्रूफ करवाता हूं। मान लो इस तरीके से हमने पास में दो मीडियम्स हैं, एक मीडियम 1 एक मीडियम 2, ये सेपरेट कर रहा है, ये इंटरफेस है AB। ठीक है, अब यहां पर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट E1 है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कितना है, E2 है। एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना लेते हैं, θ1 और θ2, ये एप्सिलॉन 1 और ये एप्सिलॉन 2। आंसर क्या आना चाहिए, एंगल इसके साथ ही बना रहे हैं और कोट आएगा तो सीधा आएगा। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ बनाने लग रहा है, तो यहां जाएगा कोट θ1 बाय कोट θ2, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2। अब इसको प्रूफ देखो कैसे करेंगे। यहां पर जो बाउंड्री कंडीशंस हम यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हैं, यानी कि E1t इज इक्वल टू E2t और एप्सिलॉन कितना था, एप्सिलॉन 2 और E2n माइनस में एप्सिलॉन 1 E1n, दिस इज इक्वल टू सिग्मा f, ये था हमारे पास में। अब ये जो सिग्मा एफ है ये फ्री चार्ज डेंसिटी है, अगर बाउंड्री पे प्रेजेंट हो तो ही लेना है। ठीक है, अब यहां पर फ्री चार्ज डेंसिटी जो है वो बाउंड्री पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा 0 इसकी वैल्यू। तो यहां से आ जाएगा एप्सिलॉन 2 E2n, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 और E1n।
टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है? देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अगर इस डायरेक्शन में इंटरफेस ये है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट किसके साथ बनता है? इट्स इंटरफेस के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा cos θ1 और cos θ2, तो ये हो जाएगा यहाँ से E1 cos θ1 और यहाँ से हो जाएगा E2 cos θ2। ये पहली इक्वेशन आ गई। यहाँ से E2 नॉर्मल कंपोनेंट है तो साइन वाला बनेगा, तो E2 sin θ2 और E1 और sin θ1। ठीक है, इस तरीके से सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा E2 cos θ2 डिवाइडेड बाय E2 और sin θ2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू E1 cos θ1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 E1 और sin θ1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया cot θ2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2, दिस इज इक्वल टू cot θ1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1। तो यहाँ से एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 की वैल्यू आ गई cot θ1 डिवाइडेड बाय cot θ2। ठीक है, तो ये हमारे पास आने लग रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब दो क्वेश्चंस और आपके साथ डील करते हैं जो जेस्ट में आए हुए हैं। ठीक है, जेस्ट में और एक जेम में आया हुआ क्वेश्चन, उनको डील करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो जेस्ट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो YZ प्लेन जो है उसको कंसिडर किया गया है। ठीक है, YZ प्लेन कंसिडर किया गया है। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की वैल्यू गिवन है, ये 3 है और ये 4 है। E1 की वैल्यू गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप और आपसे पूछा गया E2 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है जेस्ट 2016 का। किस तरीके से करना है देखो। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है और YZ प्लेन गिवन है। जब YZ प्लेन गिवन है तो परपेंडिकुलर टू दैट मींस नॉर्मल टू दिस x एक्सिस है। तो x एक्सिस अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट E1n, इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहां से 4i कैप, ये वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, x एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, इसलिए नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास कंपोनेंट है x एक्सिस वाला, वही हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल कंपोनेंट 4i कैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं E2n की वैल्यू, यहां से E2n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 पता है। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, बाउंड्री कंडीशन क्या है? D2n माइनस D1n दिस इज इक्वल टू सिग्मा f। ठीक है, तो कोई फ्री चार्ज डेंसिटी तो बाउंड्री पे है नहीं, तो इसको आप 0 माने तो यहां पर बराबर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 2 और यहां से आ जाएगा E2n बराबर एप्सिलॉन 1 और E1n। आपने फाइंड आउट करना है E2n, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से E1n मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2, तो ये है 3/4 और ये आ जाएगा 4i कैप। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया? 3i कैप। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 3i कैप है, तो यहां पर रख देंगे 3i कैप। अब जो बच गया ना ये हमारे पास 3j कैप प्लस 5k कैप, ये क्या है? अगर ये नॉर्मल कंपोनेंट है तो ये क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट बाउंड्री कंडीशन से क्या होता है? बराबर होता है E1t इज इक्वल टू E2t। दैट मींस यहां पर ये सेम लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 3j कैप प्लस में 5k, बस ये आंसर है इसका। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो है वो जैम 2010 में आया हुआ है। देखिए जैम 2010 का जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है कि z इज इक्वल टू 0 जो है ना, ये हमारे पास इंटरफेस है। ये क्या है? इंटरफेस है। और z ग्रेटर देन 0 के केस में आपको गिवन है एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 5, E1 की वैल्यू है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस में 4k कैप। ठीक है, हो सकता है लैंग्वेज के टर्म में गिवन हो, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन जो पूछा गया है। अगर z लेस देन 0 की बात करें तब एप्सिलॉन 2 की जो वैल्यू है वो 4 गिवन है और आपने E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी क्या होगी। अब देखो z इज इक्वल टू 0 इंटरफेस है। ठीक है, तो यहां पर जो है नॉर्मल कंपोनेंट यानी कि जो z वाला कंपोनेंट है, ठीक है, वही यहां पर चेंज होना है। तो जो E1n है, ठीक है, E1n इसकी वैल्यू कितनी होगी? z कंपोनेंट वाला 4k कैप हो गया। ठीक है, और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है 3i कैप माइनस 5j कैप, ये सेम रखेंगे वैसा ही। ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। और यहां पर हो जाएगा E1n अगर 4k कैप है तो E2n आपने निकालना है बाउंड्री कंडीशन के साथ। तो बाउंड्री कंडीशन है D2n इज इक्वल टू D1n, तो यहां से हो जाएगा एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 E2n दिस इज इक्वल टू E1n। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा E2n की वैल्यू एप्सिलॉन 1, तो ये है 5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2 विच इज 4, और यहां पर E1n की वैल्यू है 4k कैप। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 5k कैप, तो बस लास्ट वाला जो कंपोनेंट है वो रख दें प्लस का 5k कैप, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो क्वेश्चन के साथ डील करना है, ये बाउंड्री कंडीशन थी। तो अगर आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।